व्यूअर्स, आज हम IILI का 2024 का पेपर कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। आगे 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर एंड नाउ वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। ओके, सो यस, पार्ट नंबर 2 हमारा रहता है किससे रिलेटेड रहता है? जूरिस्प्रूडेंस, IPC, अब BNS बोल सकते हैं आप, और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स। ये जो 4 सब्जेक्ट आपने अगर इस पे कमांड है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? हु टर्म्ड द एनालिटिकल स्कूल एज इम्प्रिमिटिव जूरिस्प्रूडेंस। तो हमें बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। इसने क्या था? ऑस्टिन ने क्या था कि CK ऑस्टिन। एनालिटिकल स्कूल टर्म्ड imperative jurisprudence. Okay. Next is the principle de Menicius non curate lesus means। क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का? इट मीन्स लॉ नॉट कंसर्न्ड विद ट्रिफल्स, माइनर इश्यूज इग्नोर्ड बाय लॉ। तो अगर माइनर इशू है तो उससे क्या है? इग्नोर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर विल बी लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विद स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स। ठीक है, आपके चॉकलेट किसी ने ले ली, अब लॉ अदालत में ये तो नहीं किया जाएगा ना कोर्ट में, चॉकलेट वापस दो, ये करो। तो ये छोटी सी बात को क्या है अपने आप में संभाल लो। अगर मान लो आपने किसी का पेन चुरा लिया तो कोर्ट थोड़ा ना जाओगे उसको लेके, वही चीज है, राइट? वही ये मैगजीन हमें बताती है। नेक्स्ट इज हु सेड दैट द एम ऑफ लॉ शुड बी द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ the greatest good of greatest number of people। ये किसने बताया था? तो हमें किसने बताया था ये चीज? कौन है इतने महाशय? ग्रेटेस्ट गुड प्रिंसिपल बेंथम ने दिया था, यूटिलिटेरियन जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्टिन लॉ रिक्वायर, ऑस्टिन के लॉ जो है उसमें क्या चाहिए होता है? तो देखो तीनों चीजें जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लॉ है, कमांड, ड्यूटी एंड सेक्शन, ये तीनों की चाहिए होती है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज नेचुरल प्रिंसिपल्स आर कॉमन टू ऑल स्टेट्स, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय। क्या कह रहा है? नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स क्या है? कॉमन होते हैं सभी स्टेट्स के लिए। तो ये क्या इसका है? तो हमें क्या है? ज्यूरिस जेंटिलियम। तो ये हमारा ए जो है इज द करेक्ट आंसर। इट मींस लॉ ऑफ नेशंस या फिर कॉमन प्रिंसिपल्स। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। अकॉर्डिंग टू हर्ट ने क्या बोला है? अ सोसाइटी विच इज गवर्न्ड ओनली बाय द प्राइमरी रूल्स इज कॉल्ड एज। तो प्राइमरी रूल से जो सोसाइटी गवर्न होगी उसे प्रिमिटिव सोसाइटी बोलोगे। विदाउट सेकेंडरी रूल्स सोसाइटी इज प्रिमिटिव। Okay, so A is the correct answer. Very easy question, right? Now question number 47. Who said law is an expression of popular activity rather than that of the national interest? ठीक है, popular activity का expression है law और ना कि national interest, right? यहाँ पे क्या है? ये किसने बोला था? पॉपुलर एक्टिविटी है तो सैवलिन ने बोला था। ओके, हिस्टोरिकल स्कूल व्यू ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द बुक इंटाइटल्ड एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज ऑथर्ड बाय। किसने ऑथर किया था ये? जी हॉलैंड ने, हमारी हॉलैंड की ये बुक है। Next is who is regarded as the spiritual father of the realistic school। realistic school के spiritual father जी कौन है जी? So B is the correct answer। होमिस जो है वो करेक्ट फादर है रियलिस्टिक स्कूल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। हु सेड कस्टमरी लॉ इज द रियल लॉ ऑफ द पीपल व्हाइल द रेस्ट इज ओनली सुपर इम्पोजिशन। ये क्या है? कस्टमरी लॉ क्या है? रियल लॉ होता है और ना रियल लॉ होता है पीपल का, बाकी जो है वो सुपर इम्पोजिशन है। ठीक है, कस्टमरी लॉ का जो है उसे रियल लॉ बोला है, तो कस्टम्स को आगे रखा है, राइट? तो कौन से बंदे हैं ये, किन्होंने रखा? हमारे कौन से हैं? यस, बी इज द करेक्ट आंसर, सिविलियन। ओके, नेक्स्ट हिस्टोरिकल स्कूल को यहाँ पे इम्फेसिस किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। Which rule of interpretation is employed in the social welfare litigation? सोशल वेलफेयर लिटिगेशन की कहाँ पे बात की गई है? मतलब लाइक
इससे क्या समझते हैं हम? तो लिबरल या फिर बेनिफिशियल रूल बोला जाता है, फेवर करता है ये क्या है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। कौन से सेक्शन को? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ राइट इज कॉल्ड राइट। राइट को क्या बोला जाता है? राइट, तो इसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ राइट को रेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेस्ट बोला जाता है, ध्यान रखना है। Which of the following is the legal person? इनमें से लीगल पर्सन कौन है? ऑब्वियसली लीगल पर्सन क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट है। वेरी गुड। रिकॉग्नाइज्ड एज ज्यूरिस्टिक पर्सन, तो इसे क्या बोला जाता है? ज्यूरिस्टिक पर्सन। किसको बोला जाता है? स्टेट को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. The statement there is no distinction between public and private law is attributed to. तो ये किसने बोला था कि पब्लिक और प्राइवेट लॉ के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है? तो किसने बोला था? यस, किसने बोला था बताइए? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूगिट ने बोला था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी थी ये। आपको जूरिस्प्रूडेंस बहुत बहुत अच्छे से कवर करना है इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स और सिलेक्शन इन आईएलआई से कॉल आए या फिर ईमेल आए, उसके लिए आपको अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस को कवर करना बहुत जरूरी है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 55. अल्टीमेट सोवरेनिटी लाइज इन। अल्टीमेट सोवरेनिटी जो है, संप्रभुता है, वो कहाँ पे लाई करती है? तो बताइए कहाँ पे? पीपल में, राइट? तो हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी आपने ये 6th क्लास से पढ़ा होगा। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल, और इसे क्या बोलते हैं? रूल ऑफ पीपल इज डेमोक्रेसी, है ना? एक आपने डेफिनेशन सुनी होगी, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, राइट? ऐसे करके, है ना? जो करेक्ट वाली है आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे। तो ये चीज आप हमने देख लिया। नेक्स्ट इज डबल जियोपार्डी मीन्स। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि एक बार पनिशमेंट दे दिया है तो उसे दोबारा उसी सेम ऑफेंस के लिए आप पनिश नहीं कर सकते। ट्राइड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, तो ये क्या है? इसका प्रोटेक्शन मिलता है हमें। आर्टिकल आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 में इसका प्रोटेक्शन मिलता है, तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो क्या आंसर आएगा? Trying two people jointly trying the same people for two offenses trying the same person on trial twice for the same offense. This is the correct answer. C will be the correct answer. Now, question number 57. Any charge for the impeachment of the president may be initiated. तो impeachment अगर हमें महाभियोग लगाना है प्रेसिडेंट के खिलाफ, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, राइट? तो इनकी अगर हमें इम्पीचमेंट लगाना है तो कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा? तो स्टार्टिंग बताओ। तो आइदर ऑफ द हाउस में क्या है? पार्लियामेंट में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या है? ये स्टार्ट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर आएगा पहली बात तो। अवेलेबल ओनली टू द इंडियन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो बताओ कौन से राइट्स अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? तो देखो, स्पीच, एसोसिएशन, असेंबली, ये तीनों चीजें अवेलेबल है। तो मतलब फर्स्ट आंसर में हमें दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस दिस इज अवेलेबल। Right to form unions or associations, yes this is available. Then third is freedom to assemble peacefully without arms, yes this is available. It means D is the correct answer, all of the above. Next question is question number 59. When a writ is issued to an inferior court or tribunal on grounds of exceeding its jurisprudence or action contrary to the rules of natural justice, it is called a writ of। क्या कह रहा है कि अगर एक इंफीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को एक रिट इशू की जाती है कि आपने अपने जुरिस्प्रूडेंस से अपने एरिया के बाहर जाके आपने क्या किया है? जजमेंट दे दिया है, तब उस पे कौन सी रिट लगेगी? कौन सी लगनी चाहिए? यस ए इज द करेक्ट आंसर। स्विट थ्योरी जो हमारी रिट है वो लगेगी। कॉशियस लॉवर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है? तो ये एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, मैंने डील किया था, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन वॉच दैट, है ना?
Now, next is which one of the following is not a function of the Union Public Service Commission, मतलब यूपीएससी जो है उसका कौन सा फंक्शन ये नहीं है. तो कंडक्ट एग्जाम करवाती है वो, तो टू मेक रिकमेंडेशन टू द स्टेट और यूनियन, है ना. तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन की जो कंसिडरेशन है इस चीज में करने के लिए क्या है, यूपीएससी का ये फंक्शन नहीं है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. यूपीएससी नॉट कंसल्टेड ऑन reservations. Okay. Next is question number 61. Let me check recording अच्छे से हो रही है कि नहीं. Oh, very good. Now, question number 61. Law restricting trade or commerce made by a state legislature, एक लॉ जो क्या है रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रेड और कॉमर्स को, जो कि नहीं किया जा सकता एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. तो वो अगर ऐसा लॉ किया है, स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया है, तो क्या होगा, है ना. तो नहीं नहीं वाला तो आ ही गया है. अब क्या आंसर, रिक्वायर, किसकी परमिट जो है वो रिक्वायर होगी. तो इसके लिए क्या है, प्रेसिडेंट की एसेंट रिक्वायर होगी अंडर आर्टिकल 304 बी. यस, तो ये हमें एसेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी अगर कोई ट्रेड एंड कॉमर्स पे, मान लो कोई लिकर है, राइट, अल्कोहल है, तो उस चीज पे बैन लगाना, तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग कैन ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स. तो हाँ, 6 months के लिए रहता है. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन. Now, next question is the Supreme Court laid down certain requirements to be followed in all cases of arrest or detention. तो क्या है, डीडी वासु हमारा केस है जहाँ पे अरेस्ट वगैरह के जो है, डीडी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कंप्लीट कर लिखेंगे हम, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है. कब का है, यू हैव टू मेंशन, राइट. नाउ लेट डाउन अरेस्ट सेफगार्ड्स. ओके. अब नेक्स्ट है हमारे सिख धर्म से रिलेटेड, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. तो ये तो है ऑब्वियसली ट्रू आएगा. ओके. तो हमारी ये चीज ध्यान रखना है. आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल इस चीज को प्रोटेक्ट करता है हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 25. बच्चा आप ना ILS से इनके क्वेश्चन पेपर बाय कर सकते हो फॉर द 500 रुपीज, है ना, एंड 3 years लास्ट आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. अदरवाइज आप यूनिवर्सल की या फिर कोई और गाइड आती है, LLM गाइड, तो वो आप बाय कर सकते हो फॉर द, मतलब जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए. आई वॉजंट गेटिंग दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैंने ये सीरीज चलाई, ताकि भाई 500 भी क्यों लगाने, है ना, 500 भी क्यों देंगे. तो और बुक्स हमारे पास इतनी हो जाती है ना, लॉ के एग्जाम्स को देती देती है ना, AIB की हमें अलग ले, सबकी अलग ले, क्यों ले, इतना पैसा नहीं है भाई. इसीलिए आई एम फोकसिंग कि आपके लिए फ्री में ये लाऊं मैं. और आप बताएं प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपको हेल्पफुल रहा ये सीरीज की नहीं रही. कुछ और डिमांड है तो वो भी बताइए, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. Who among the have we done? Okay, last question कर लिया. Now question number 65. Who among the following does not hold his or her office at the pleasure of president? प्रेसिडेंट की मन मुताबिक कौन अपना ऑफिस नहीं करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा. क्यों करते हैं, तो वो आपको पता है, इलेक्टेड बाय हाउस. क्योंकि क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड बाय हाउस, इसलिए इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो प्रेसिडेंट की इच्छा या ना इच्छा पे डिपेंड नहीं करती. नाउ अ proclamation under article 356 must be passed by both houses of parliament within 6 months. तो आप मुझे बताएं कि सेक्शन नंबर 356 में क्या प्रोक्लेमेशन है. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई चार्ट पेपर नहीं है जिसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, मतलब लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बता रखा है,
नहीं है तो लगा लीजिए, मैंने भी एक अपने रूम में लगाया हुआ है। सो आर्टिकल 356 बताता है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ये चीज का हमें बताना है, एमरजेंसी के प्रोविजंस के अंदर ये आता है पार्ट नंबर 18 के। ओके, इसीलिए कहते हैं आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ट है, पोस्टर है, वो होना बहुत जरूरी है। ओके, मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है इसके बारे में, और अप्रूवल जो है वो क्या है, विद इन 6 मंथ्स जो है करवाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है सॉरी, क्या बोलते हैं इसे, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 अंडर आईपीसी सेक्शन 45। सेक्शन 45 अब बताए बीएनएस में क्या बन गया है, राइट, टेबल चेंजिंग पर भी आपको आना चाहिए। लाइफ डोनेट्स, लाइफ डोनेट्स क्या, किस चीज की लाइफ, जब लाइफ की बात की गई है तो वो कौन सी लाइफ की बात कही है, तो ह्यूमन लाइफ की बात की गई है, रेफर्स टू ह्यूमन। नेक्स्ट इज वेरी फेमस मैक्सिम, ignorantia juris not excuse it. It means ignorance of law is no excuse। तो ये हमें आना ही चाहिए। इनफेंडेंसी जो है वो एक्सेप्शन लगाई गई है, देखो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ चुके हैं, अब आईपीसी की बात की जा रही है। तो कौन से सेक्शन में आईपीसी के है, तो सेक्शन नंबर 82 और चिल्ड्रन अंडर 7 नॉट लाइबल। यहाँ पे क्या आता है, इनफेंडेंसी है कि चिल्ड्रन अंडर 7 क्या है, वो लाइबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 97 ऑफ आईपीसी। अब मेरे को बीएनएस प्लीज बताना कि कौन सा है, राइट, सेक्शन। और इस एक्सटेंड्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ। अब एक्सटेंड करता है प्राइवेसी को, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेसी ऑफ मतलब प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको क्या है, एक्सटेंड करते हैं। किस पे एक्सटेंड करते हैं, चीटिंग पे, मिस एप्रोप्रिएशन पे, है ना, और ये सब चीजों पे। तो आप बताइए मुझे किस पे करते हैं। ओके, बताइए बताइए जल्दी बताइए। दिस इज द क्वेश्चन। तो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट क्या है, हमें इम्यूनिटी दी गई है। अब मुझे जस्ट सेकेंड, या तो हमें पता लग गया है ये चीज। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो चीटिंग नहीं है उसमें, मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, थेफ्ट एंड रॉबरी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब चीज नहीं है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज have been visualized under Constitution of India? 3 इमरजेंसीज होती है, आप मुझे बताएंगे। एक तो होती है फाइनेंशियल, एक होती है स्टेट, एक होती है नेशनल, राइट। मैंने बता दिया है ना, डोरा एक्सप्लोरर की तरह फील हो रहा है मुझे। Now, question number 71. A knows that B is suffering from a disease in his head and also knows that if a fist blow is given to B on his head, it is likely to cause his death. Knowing it, A gives a fist blow on his head and cause death of B. A is, आप कहानी समझे, ए को पता था कि भाई जो घूसा आप बी के सिर पे मार दोगे तो उसकी क्या है, डेथ हो सकती है। ये जानते हुए भी ए जो है वो बाज नहीं आया और उसने क्या किया, बी को घूसा मार दिया, राइट, घूसा मार दिया। अब जिससे क्या है, बी हो जाती है खत्म, है ना, राम राम हो जाता है इसका। तो इसके बाद अब ए क्या है, वो किस चीज का गिल्टी है, तो हमें ये बताना है, राइट। अब मर्डर, क्यों, नॉलेज मेक्स इट मर्डर, क्योंकि उसे पता था कि हाँ मर जाएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द थिंग। तो देखो मर्डर तो किया है उसने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज था, नॉलेज दैट ऑल प्रोबेबिलिटीज इट इज लाइकली टू कोज डेथ, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इतना बेसिक सी चीजें हमें केस स्टडीज टाइप आनी ही चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 72. A puts Z into fear and dishonesty, induces Z to sign a blank check and deliver it to A.
Z signs the check and deliver it to A. A is guilty of. क्या कहता है? A ने Z को डरा धमका कर, इसके पसीने निकाल कर, है ना, बोल दिया एक ब्लैंक चेक है, इस पे अपना Z करके साइन कर दो जी। अब ये जो राजा बन रखे हैं और ये इसने क्या किया, अपनी जान बचाने के मारे क्या कर दिया, इसको साइन करके ये वाला दे दिया ए को। ठीक है, अब जो ए साहिबा है, ए साहिब है, उनको किस चीज का क्राइम लगना चाहिए, पाप किस बात का लगेगा, हमें ये बताना है। तो ए इज गिल्टी ऑफ किस चीज का, फियर है प्लस चेक साइन क्या है, एक्सटॉर्शन हो रहा है यहाँ पे, ये चीज हमें पता लग रहा है, राइट। एक्सटॉर्शन बनेगा ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी बाय थ्रेट, तो दैट इज एक्सटॉर्शन। थेफ्ट नहीं होगा, रॉबरी ज्यादा लोग करते हैं, एंड एक्सटॉर्शन होगा, ठीक है, अटेम्प्ट भी नहीं, एक्सटॉर्शन होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, the right granted under the right granted under section number 100 IPC to the extent of causing death can be exercised when assault and reasonably caused the apprehension that death will otherwise be the consequences of such assault. The above rule has been explained by the Supreme Court in one of the famous cases. भाई मैं तो सॉल्व कराने से पहले समझाने में बिलीव रखती हूँ, अगर आप भी रखते हैं तो बने रहे मेरे साथ। यहाँ पे एक आपको राइट मिला है आईपीसी के 100 के सेक्शन के अंडर, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, कॉज की जाती है बाय असॉल्ट, है ना, तब क्या है, वो डेथ अदरवाइज विल बी, अगर वो असॉल्ट के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल लगाया है, कौन से फेमस जजमेंट में, ये चीज है। सेक्शन नंबर 100 आईपीसी केस जो है वो ब्रज किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का हमारा आंसर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फेमस रूल जो है वो यहाँ से लाया गया है। नेक्स्ट इज, समझ आ गया होगा, आई होप सो। एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हाँ जी, ये पीडीएफ चाहिए, प्लीज अपना ईमेल छोड़ दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको मिल जाएगी विद इन 2 to 3 days, right? Because I'm personally doing it all the things, तो 2 से 3 दिन तो लगेगा। Now removal of ornaments from body of one after causing his death is, देख लो, ए था, ए ने क्या किया, बी को मार दिया। अब बी को मारने के बाद ए जी क्या कर रहे हैं, इनका सोना जो चांदी था वो उतार रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। अब ये क्या है, ये हमें बताना है कि रिमूवल ऑफ कॉल आफ्टर डेथ, मतलब इसको मार दिया, उसके बाद इसके जो है ऑर्नामेंट्स है उसे निकालना, उसे क्या बोलोगे, रॉबरी बोलोगे, थेफ्ट बोलोगे, चीटिंग बोलोगे, एन ऑफेंस अंडर 404 404 के अंडर। देखो, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स आफ्टर डेथ जो भी वो थेफ्ट होगा अंडर 404, लेकिन ये क्या है, रॉबरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, वॉयलेंस चाहिए होता है। रॉबरी के लिए क्या है, वॉयलेंस का होना बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए क्या है, वॉयलेंस नहीं है, थेफ्ट भी नहीं है, ठीक है, थेफ्ट तब होगा ना, तो चीटिंग भी नहीं है, ऑफेंस हमें पता है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएंगे सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर, okay, let me check. In which case the Supreme Court held that if a student and teacher fall in love with each other, it does not mean that the teacher has taken undue advantage of his official position. For example, एक टीचर साहब है, एक स्टूडेंट साहिबा है, अब क्या है, इनके बीच में हो गया प्यार, राइट, इनके बीच में क्या हो गया, प्यार हो गया। अब इट डजंट मीन कि अगर उनके बीच में प्यार हुआ है तो जो हमारे टीचर साहब थे उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है बच्ची पे, राइट, ये चीज नहीं है, सिर्फ इसके कारण कि वो टीचर है इसके लिए अनड्यू इन्फ्लुएंस का नहीं माना जाएगा, करेक्ट, ये चीज है। और ये कौन से केस में लिखा गया है, तो कौन से केस में है ये,
ओमकार प्रसाद वर्मा वाज द स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ एमपी के अगेंस्ट। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो केसेस है वो स्टेट के अगेंस्ट कैसे हो जाते हैं, है ना, स्टेट के अगेंस्ट कैसे हो जाते हैं। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, लेट मी करेक्टेड। तो ओमकार है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, गलत लिखने से अच्छा। ओमकार, है ना, ओमकार प्रसाद वर्मा वाज द स्टेट ऑफ एमपी 2027 का केस है, तो ये हमें याद रखना है। ओके, next is who said that Grotius is truly the founder or father of law of nations। तो यहाँ पे आपके इंटरनेशनल लॉ के जो क्या है लेक्चर्स जो है, मतलब लाइक इंटरनेशनल लॉ के स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो इंटरनेशनल लॉ पे आईपीआई पीआईएल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे मैं सीरीज बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाए मिल जाए। Who said that Grotius is truly the founder or father of law of nations? तो किसने बोला था जी? अब बोल दिया, क्यों उसके पीछे पड़े हो? लेकिन नहीं, हमें तो एक एक नंबर इसके लिए बताना पड़ेगा। मिस बामू, बामू, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। Question number 78, what Austin called determinate human superior, some call it grand norm, which of the following jurisdicted? तो भाई किसने बोला था, तो बता दो भाई। कैल्सन ने बोला था। किसने बोला था? कैल्सन ने बोला था। क्या बोल दिया भाई कि कैल्सन्स की थ्योरी है ग्राउंड नॉर्म थ्योरी, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज how many sources of international law have been listed in Article 38 of the Statute of इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हमें बताना है, बताइए कितने सोर्सेज हैं। तो 4 सोर्सेज में जो मेंशन्ड है, जो चीज मेंशन्ड है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन अ न्यू स्टेट और गवर्नमेंट factually exist prior to and independently of recognition, act of recognition is merely a formal acknowledgement of that act. Which theory of international law holds this view? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई न्यू स्टेट या फिर गवर्नमेंट बनती है जो पहले से, मान लो पहले बहुत सारी इतनी सी गवर्नमेंट थी, अब कोई न्यू स्टेट बन गई, है ना, इसका जो रिकॉग्नाइजेशन होगा इंडिपेंडेंटली होगा, ये जो चीज होगी उसका एक्नॉलेजमेंट को कौन से व्यू से होगा, राइट? तो डिक्लेरेटरी थ्योरी से होगा कि भाई डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वो भी क्या है, न्यू स्टेट है। तो इतनी सी बात हमें देखनी है। सो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है गेस लेक्चर। अभी फिलहाल 28 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। सो आई एम जस्ट होल्डिंग इट फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 4 जो है वो, लेक्चर नंबर 4 आपको 2024 का मिल जाएगा। सो प्लेलिस्ट चेक करें, इधर उधर मत घूमे, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।